हाय एवरीवन। पिछले कुछ सालों में फोन पे ने डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। जहां आज की डेट में पेटीएम के पास 7.8% मार्केट शेयर है, वहीं गूगल पे के पास 37% मार्केट शेयर है। फोन पे अकेला 48.3% मार्केट शेयर के साथ लीड कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 में जहां पेटीएम को 1400 करोड़ का लॉस हुआ था और वो अभी प्रॉफिटेबिलिटी से कहीं गुना ज्यादा दूर है, फोन पे ने 197 करोड़ के एडजस्टेड पैट के साथ प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली है। और पता है क्या, फोन पे सिर्फ और सिर्फ 2015 में लॉन्च हुआ है। उस वक्त पेटीएम ने ऑलरेडी 100 मिलियन कस्टमर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया था, वो एक यूनिकॉर्न बन चुका था और उसके पास 2 मिलियन मर्चेंट्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी था। मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बन गया। Paytm has joined the elite club of startups with a valuation of over $1 billion. Paytm grew bigger. It was a giant, the first payment app with over 100 million downloads. Millions of merchants signed up for it. सो पेटीएम के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पैसा, कस्टमर्स और मर्चेंट्स का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी था। वहीं गूगल पे और व्हाट्सएप के पास भी अनमैच्ड डिस्ट्रीब्यूशन पावर और खुद का कैश मसल था। फिर भी आज फोन पे मार्केट लीडर है, उसके पास मैक्सिमम शेयर भी है और वो इकलौता यूपीआई ऐप है जो कि प्रॉफिटेबल भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फोन पे ने बड़े जायंट्स गूगल और व्हाट्सएप, जिनके पास मोबाइल ऐप डिस्ट्रीब्यूशन पावर थी, उन्हें कैसे बीट किया। पेटीएम और फोन पे दोनों लगभग सेम बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं, तब भी फोन पे आज प्रॉफिटेबल क्यों है और पेटीएम की इतनी ज्यादा बुरी हालत क्यों है? क्या इसके पीछे गवर्नमेंट का रोल है? और जब ज्यादातर फिनटेक स्टार्टअप इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां आखिर फोन पे कैसे प्रॉफिटेबल बन गया? फोन पे की ना स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके ना 3 को फाउंडर्स है, समीर निगम, राहुल छरी और बर्जिन इंजीनियर। समीर और राहुल दोनों ने साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पढ़ाई की थी, जहां पर वो अच्छे दोस्त बने थे। वहीं समीर से बर्जिन लॉस एंजलिस में मिला था और 2009 में ये तीनों साथ में मिलकर एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म माइम 360 लॉन्च करते हैं और ये काफी ज्यादा अच्छा चलता है, जिसमें कई सारे बड़े क्लाइंट सारेगामा, यूनिवर्सल म्यूजिक, गाना.com को भी ऑनबोर्ड करते हैं। और फ्लिपकार्ट को भी उस टाइम पे डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में एंटर करना था, इसीलिए वो माइम 360 को 2011 में एक्वायर कर लेता है और तभी बर्जिन दूसरा स्टार्टअप ज्वाइन कर लेता है। वहीं समीर और राहुल दोनों फ्लिपकार्ट में रहकर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। अब ना इसके कुछ साल बाद, दैट इज 2014 में फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल अनाउंस करता है और यहीं से इन तीनों की लाइफ चेंज हो जाती है। होता ही है कि बिग बिलियन डे सेल वायरल हो जाती है, लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है एंड इसकी वजह से फ्लिपकार्ट को भी काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन इस इवेंट के टाइम पे ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उनके पेमेंट सिस्टम में दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारे लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे लेकिन वो खरीद नहीं पाते हैं। और यहाँ से समीर और राहुल को एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो फाइनेंशियल सर्विस और पेमेंट्स को सिंपल बनाए। और वो ये आइडिया अपने दोस्त बर्जिन के साथ शेयर करते हैं और तीनों साथ में मिलकर दिसंबर 2015 में फोन पे को लॉन्च कर देते हैं। अब ना फोन पे की टाइमिंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी, क्योंकि 2016 में ना 3 मेजर इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी रातों रात बदल जाती है। अप्रैल 2016 को एनपीसीआई यूपीआई लॉन्च कर देती है, 5 सितंबर को जियो ऑफिशियली लॉन्च हो जाता है और नवंबर 8 को मोदी गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर देती है। और जैसा कि हम सभी को पता है, जियो और डीमोनेटाइजेशन की वजह से इंडिया में इंटरनेट यूजर्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को काफी बड़ा बूस्ट मिला था और इसी वजह से पूरे देश में डेटा की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी। अब इसमें से ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है फाइनेंस का, जिसके पीछे सारी बड़ी कंपनीज पड़ी हुई थी, क्योंकि इस डेटा से उनको पता चलेगा कि यूजर को क्या पसंद है, वो कहाँ शॉपिंग करता है, उसकी सैलरी कितनी है, वो कहाँ खर्चा करता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसी डेटा के बेसिस पे कंपनी अपने यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिकमेंड करती है। और इसी डेटा को पाने के लिए सभी पेमेंट्स ऐप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ट्रस्ट प्लस डेटा इक्वल्स टू रेवेन्यू। अब ना ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। पहले कंपनीज आपका ट्रस्ट गेन करेंगी, जिससे कि उन्हें डेटा मिलेगा और इसी डेटा के अकॉर्डिंग वो पैसा कमाएंगे। यूजर का ट्रस्ट गेन करने के लिए ये सभी एप्स ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को फ्री रखा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके ऐप को चलाएं, जिसके थ्रू इन्हें डेटा मिले। और फिर इसी डेटा के अकॉर्डिंग वो फ्यूचर में उन्हें दूसरी प्रोडक्ट और सर्विसेज जैसे कि इंश्योरेंस, लोन्स, ई कॉमर्स आइटम्स एक्सेट्रा उन्हें सेल कर सके। यहाँ पर ना 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला तो उन्हें ट्रस्ट बिल्ड करना है, जिससे कि यूजर ऐप पर आए और उन्हें डेटा मिल सके, और दूसरा रेवेन्यू जनरेट करना, दैट इज कि एक बिजनेस मॉडल बनाना जिससे कि वो इन यूजर्स को मोनेटाइज कर पाए, जिससे कि वो कंपनी पैसा बना सके। अब ना गूगल के लिए सेकंड वाला पॉइंट, दैट इज डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गूगल को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा से मतलब है, जिससे कि उसे अपनी दूसरी सर्विसेज में फायदा हो और यूजर्स उसके इकोसिस्टम में बने रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर रेगुलरली कैफे में पेमेंट करता है तो गूगल उस डेटा का यूज करके उसे टारगेटेड एड्स दिखाएगा और YouTube पर उसे कैफेस की वीडियो रिकमेंड करेगा। इस तरह से गूगल इस डेटा का यूज करके अपनी रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके थ्रू वो सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाए जो उसका ऐड देखने में एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो।
सो स्टेप 1 दैट इज ट्रस्ट बिल्ड करना सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से सभी यूपीआई एप्स स्टार्टिंग में काफी ज्यादा कैश बर्न करते हैं कैशबैक के फॉर्म में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को एक्वायर कर सके। सो क्या इसका मतलब ये है जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा बहा सकती है उसे सबसे ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे? वेल नो, क्योंकि ये इंडिया है और यहाँ पर कंज्यूमर्स स्मार्ट है। वो एक ऐप से कैशबैक लेकर वापस उसी ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगे जो उन्हें पसंद है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीआई ना क्रॉस ऐप वर्क करता है। वो व्हाट्सएप की तरह नहीं है जहां पर आपका दोस्त अगर व्हाट्सएप यूज करता है तो आपको भी वही सेम मैसेजिंग ऐप यूज करना पड़ेगा। मतलब ये कि आप कोई भी यूपीआई ऐप आप यूज कर सकते हो, सामने वाला क्या यूज करता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इसी वजह से ना किसी भी नए ऐप पर शिफ्ट होने के लिए एंट्री टू बैरियर ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब ये कि मनी इज नॉट अ लेवरेज एनीमोर और इन ऐप्स को कुछ ऐसा करना होगा जिसके थ्रू यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर रिटेन कर सके। और साथ ही उन्हें मोनेटाइज करने के लिए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल भी बनाना पड़ेगा। और फोन पे ने दोनों ही चीजें क्रैक कर ली हैं। उसके पास मैक्सिमम शेयर भी है और वो इकलौता यूपीआई ऐप है जिसने प्रॉफिटेबिलिटी टच कर ली है। तो चलो जानते हैं फोन पे ने ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से उसने ये दोनों चीजें अचीव कर ली। पेमेंट एप्स के ना बिजनेस मॉडल दो चीजों में डिवाइडेड है, पहला कस्टमर साइड और दूसरा मर्चेंट साइड। सो पहले हम बात करते हैं कस्टमर साइड की। ऑल्दो पेटीएम और फोन पे दोनों ही सेम बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं, तब भी एक मार्केट लीडर है और दूसरे की काफी बुरी हालत है। अब इसके ना तीन मेजर फैक्टर्स है। नंबर 1 परसेप्शन। कई सारे लोग पेमेंट्स ऐप को सिर्फ और सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। उन्हें कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिचार्ज, ट्रेन एंड बस टिकट्स एक्सेट्रा। क्योंकि काफी सारी इंडियन फैमिलीज में ना कोई एक या दो पर्सन ही होते हैं जो ये सारी चीजें पूरी फैमिली के लिए बुक करते हैं। अब पेटीएम ने ना अपनी इमेज एज अ सुपर ऐप बनाई थी कि वो कई सारी चीजें प्रोवाइड करेगा और यूपीआई उसमें बस एक एड ऑन फीचर होगा। वहीं फोन पे ने यूपीआई फर्स्ट अप्रोच को यूज किया था कि ऐप का पूरा फोकस यूपीआई पर होगा और बाकी चीजें एज एन एड ऑन होगी। अब ये बिल्कुल वैसा ही है। फेसबुक में कई सारी चीजें हैं लेकिन तब भी इंस्टाग्राम पॉपुलर हुआ क्योंकि लोगों को सिंपल यूजर इंटरफेस चाहिए था फोटो को शेयर करने के लिए, उन्हें बाकी फीचर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था मैंने रेडिट पे कई सारे कमेंट्स देखे जिनका ये मानना था कि उन्हें पेटीएम इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसका यूआई काफी ज्यादा भरा भरा सा था। सो नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि फिर गूगल पे इतना ज्यादा फेमस क्यों नहीं हुआ, उसका यूआई भी तो काफी ज्यादा सिंपल है। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल को सिर्फ और सिर्फ उसके डेटा से मतलब है जिससे कि वो उसकी बाकी सर्विसेज को इंप्रूव कर सके और इसीलिए वो हर ट्रांजैक्शन से पहले लोकेशन एक्सेस मांगता है ये जानने के लिए कि यूजर ने कहां पेमेंट किया है। और ना इसी वजह से गूगल पे की स्टार्टिंग डेज में वो काफी ज्यादा स्लो था, उसे काफी ज्यादा टाइम लगता था पेमेंट को प्रोसेस करने में। और ना इतनी देर कोई भी जना रुकना नहीं चाहता है, लोगों को चाहिए फास्ट एंड इजी टू यूज एक्सपीरियंस। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर विच इज एग्रेसिव एक्सपांशन। पेटीएम और फोन पे दोनों यूजर्स को मोनेटाइज करने के लिए अलग अलग बिजनेस मॉडल ट्राई करते हैं, बट पेटीएम ना बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव एक्सपांशन करता है। वो ना काफी सारी चीजें स्क्रैच से करता है, वहीं फोन पे इन चीजों को कोलैबोरेशन में करता है। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स स्पेस में एंटर करने के लिए फोन पे ओएनडीसी के साथ कोलैब करके पिन कोड स्टार्ट करता है। वहीं पेटीएम मॉल लॉन्च करता है जिसे वो स्क्रैच से बनाता है। अब ना ई कॉमर्स सिर्फ एक फीचर नहीं है क्योंकि इस स्पेस में ना तो बड़े जायंट्स फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ऑलरेडी है जिन्हें बीट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ना ऐसा होता भी है, जब अलीबाबा पेटीएम से अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ देता है तब पेटीएम को इस मॉल को बंद करना पड़ता है और फिर बाद में पेटीएम भी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाता है। ट्रैवल में भी पेटीएम अपना खुद का बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट करता है। वहीं फोन पे बस टिकटिंग के लिए रेड बस और अभी बस से कोलैब करता है, वहीं फ्लाइट के लिए इक्जिगो से। अब इसमें ना फोन पे को फायदा ये कि उसे इन सब चीजों में पैसा लगाने की, मैनेज करने की और सर्विस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सभी चीजों का आउटसोर्स किया है। और अगर कोई चीज नहीं भी चली तो उसे ना ज्यादा लॉस नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कोलैबोरेशन तोड़ देगा। और वहीं पेटीएम को हर एक बिजनेस को चलाने के लिए काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और अगर वो बिजनेस ना चला तो या तो उसे बेचना पड़ता है या फिर उसे परमानेंटली बंद भी करना पड़ता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे विच इज गवर्नमेंट रोल। किसी भी फिनटेक कंपनी के लिए ना गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया तो गवर्नमेंट उनके बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है जिससे कि यूजर्स का उस कंपनी से ट्रस्ट टूट सकता है। और पता है क्या, पेटीएम ने इस गवर्नमेंट रेगुलेशन को एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि बार बार तोड़ा है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के मुताबिक रिपोर्ट से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी का पता चला है। अब मीडिया के इन रेगुलेटरी चैलेंजेस को बार बार कवर करने से काफी सारे यूजर्स का पेटीएम से ट्रस्ट टूट जाता है और वो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाते हैं जिससे कि पेटीएम को इन यूजर्स का डेटा नहीं मिल पाता है और उसके रेवेन्यू पर अफेक्ट आता है जिसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस और गिरने लगता है। सो ये तो अपन ने बात कर ली कस्टमर साइड की, अब अपन बात करते हैं मर्चेंट साइड की जहां पर पेटीएम ने नेक्स्ट लेवल काम किया। अब पेमेंट्स ऐप कस्टमर के लिए तो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन मर्चेंट्स के लिए इनका बिजनेस मॉडल मोस्टली लोन्स पर डिपेंड करता है। इन ऐप्स को ना हर शॉप के फाइनेंशियल्स का पता है कि कौन सा शॉप कितना कमाता है और कितने कस्टमर्स उस पर मंथली आते हैं। अब इन छोटी छोटी शॉप्स को ना बैंक लोन देने में डरती है
लेकिन इन ऐप्स के पास ना डेटा है, तो वो इस चीज का एग्जैक्ट डिसीजन ले पाते हैं कि किसे उन्हें कितना लोन देना चाहिए। और इनके लिए ना पैसा लेना भी आसान है। ये एक साथ पैसा लेने के बजाय ये हर दिन या फिर वीकली ऑटोमेटिकली पैसे काट लेते हैं, जिससे कि शॉप ओनर पर भी ज्यादा लोड नहीं आता है और वो इजीली लोन भी ले पाता है। अब ना इस चीज को यूज करने के लिए इन सभी पेमेंट्स ऐप को पहले मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। और पता है क्या, पेटीएम इन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए 2019 में एक माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट लॉन्च करता है, पेटीएम साउंड बॉक्स। अब ना सभी मर्चेंट्स के लिए ये साउंड बॉक्स ना गेम चेंजर है, क्योंकि उन्हें बार बार मोबाइल चेक करने की जरूरत नहीं है कि पेमेंट आया या नहीं। पेटीएम इस बॉक्स की प्राइसिंग 125 रुपीज पर मंथ रखता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर सके। अपने साउंड बॉक्स के थ्रू पेटीएम को ना दो बड़े फायदे होते हैं। पहला तो ये कि उसे एक नया रिकरिंग रेवेन्यू सोर्स मिला है, और दूसरा इससे मर्चेंट्स उसी के प्लेटफॉर्म में रहेंगे, जिससे कि वो उन्हें लोन्स और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अब ना जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक ना पेटीएम की 2024 की रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई है, लेकिन 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग पेटीएम ने इस बॉक्स की वजह से 83 लाख मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड किया है, और सिर्फ एक मंथ में ही 5000 करोड़ वर्थ के लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। अब ना फोन पे अपना साउंड बॉक्स काफी लेट लॉन्च करता है, वो इसे 2022 में लॉन्च करता है, और पेटीएम से compete करने के लिए वो दो स्ट्रेटेजीज यूज करता है। वो इसका प्राइस पेटीएम साउंड बॉक्स से सीधे आधा रख देता है, दैट इज 50 रुपीज पर मंथ, और अगर किसी मर्चेंट के 25 ट्रांजेक्शन पर मंथ से कम है तो उसके लिए चार्ज होगा 1 रुपए पर मंथ। फोन पे ना इस प्रोडक्ट को नुकसान में सेल करता है, जिसके थ्रू वो जल्दी से ज्यादा मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर सके और एक्चुअल पैसा वो लोन्स के थ्रू कमाए। नंबर 2, फोन पे अमिताभ बच्चन की वॉइस यूज करता है अपने स्पीकर में। अपना फोन पे को पता है कि अ सेलर इज ऑल्सो अ बायर, तो वो जब भी किसी और शॉप पर जाएगा जहां फोन पे का साउंड बॉक्स लगा है, उसकी ना वहां पर नजर जाएगी अमिताभ बच्चन की वॉइस की वजह से। और इससे ना जब भी फोन पे की टीम उस मर्चेंट को कांटेक्ट करेगी, उसे ना पहले से उसके प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। और इस तरह से फोन पे सिर्फ 1 साल के अंदर 40 लाख स्पीकर डिप्लॉय कर देता है। फोन पे की राइज से और पेटीएम के डाउनफॉल से हम ना काफी सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। नंबर 1, हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसीज और उसके डिसीजन पर ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या चीजें प्रमोट कर रही है। जैसे फोन पे ने एनपीसीआई के यूपीआई लॉन्च पर ध्यान रखा था और उसे सबसे पहले अपने ऐप में इंटीग्रेट भी कर लिया था। वहीं पेटीएम को यूपीआई की इंपॉर्टेंस काफी टाइम बाद समझ आई थी। नंबर 2, हमें अपने कस्टमर्स के पेन को समझना चाहिए और उन्हीं के इकोसिस्टम के साथ अपने सॉल्यूशन को अलाइन करना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट हो। जैसे पेटीएम ने साउंड बॉक्स के जरिए मर्चेंट्स के पेटीएम नोटिफिकेशन का पेन सॉल्व किया था, जिससे मर्चेंट को प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया था और पेटीएम इस प्रोडक्ट के थ्रू करोड़ों के लोन भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाया था। नंबर 3, किसी भी बिजनेस के लिए ना फोकस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फोन पे का गोल स्टार्टिंग से क्लियर था कि उसे यूपीआई पर मेन फोकस करना है, वहीं पेटीएम कई सारी चीजें करने के चक्कर में फोकस लूज कर देता है। सो पेटीएम ट्राइज टू बी गुड एट एवरीथिंग बट एंड्स अप बीइंग ग्रेट एट नथिंग। जियो आया, देश में चमत्कार हुआ, डाटा का भंडार, हर फोन सुपरस्टार हुआ। मोदी जी ने बोला डिजिटल करो भाई, नोट बंद हुए, लाइन में लगे सारे भाई। डिजिटल का जमाना सबको समझ आया, फोन पे और पेटीएम ने नया रंग जमाया। कैशबैक की बरसात बनी सबकी बात और चुपके से ले गए डाटा का हिसाब। पेटीएम था किंग, उसका बड़ा था जलवा, पर रूल्स के चक्कर में गिर गया वो हलवा। गूगल ने डेटा लिया, हमसे सीखा एआई, फोन पे सबसे फास्ट था, बन गया सबका भाई। रेवोलू में मैच में पेटीएम ने चला एक प्लान, साउंड बॉक्स लाकर बदल दिया हर दुकान। हर पेमेंट का जवाब दिया बिना देरी और पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। फोन पे ने सोचा कैसे बढ़ाए अपना राज, आदि प्रीचिंग के साथ मर्चेंट्स को दी नई आवाज। 50 रुपए में साउंड बॉक्स बनाई अपनी पहचान, बच्चन की आवाज से ट्रस्ट जितना हुआ आसान।